एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की और मॉडर्न हिस्ट्री की। तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप में लगातार कंटिन्यूअस में चल रही है। अब हिस्ट्री को डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं है कि कौन से पीरियड की कब खत्म हुआ और कौन से फिर टाइम पर दूसरे पीरियड की शुरुआत हुई। अगर हम ये चीज लेकर चलते हैं कि हिस्ट्री जो मॉडर्न इंडिया की है उसकी शुरुआत हुई तब से जब यूरोपियंस इंडिया में आए, तो फिर मिडिवल पीरियड क्या है? मिडिवल पीरियड 15th सेंचुरी को मानते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे वो ये मान के चल रहे हैं कि जो मुगल्स थे वो इंडिया नहीं आए थे और उन्होंने अपनी जो एम्पायर है उसे एस्टैब्लिश नहीं किया था। हम उससे पहले से जो है इस चीज को लेकर इस अपनी जो भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया है इसको लेकर आगे बढ़े। पोर्तुगीज इन इंडिया, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। 7th सेंचुरी में क्या हुआ कि रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गई, उसका पतन हो गया। इवन यहाँ पर जो अरब्स थे, अब उनकी जो डोमिनेशन होती है उन्होंने एस्टैब्लिश कहाँ कर ली? इजिप्ट में और पर्शिया में। इसका नतीजा क्या हुआ? जो इंडियंस और यूरोपियंस के बीच का एक जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। अभी तक जो यूरोपियंस को बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी थी इंडियन कमोडिटीज की, जैसे स्पाइसेस हैं, कैलिकोज हैं, सिल्क है, प्रेशियस जेम्स हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाते थे, ये काफी डिमांड में भी थे। लेकिन जब ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट बंद हुआ उससे इनकी डिमांड्स पर काफी ज्यादा असर पड़ा। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसको टेक ओवर कर लिया ऑटोमन टर्क्स ने, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा राइज पर थी। जो भी ट्रेडिंग होती थी, मर्चेंडाइज यानी जो ट्रेडिंग होती थी इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज के लिए, उसमें जो बीच के एक तरह से जो ट्रेडिंग करवाते थे या जो बीच का सामान इधर उधर करने का काम करते थे वो थे अरब मुस्लिम्स। और ऐसे में जो रेड सी था, रेड सी जो है मेनली एक ट्रेड रूट था और उसमें मोनोपोली चल रही थी इस्लामिक रूलर्स की, क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो अपनी रेवेन्यू को अर्न करते थे। यहाँ तक कि जो लैंड रूट टू इंडिया है उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा था? अरब्स। अब ऐसे हालात खड़े हो गए तो यूरोपियंस जो है पूरी तरह से डेस्परेट हो गए कि अब उनको डायरेक्ट जो है सी रूट या ओशियन रूट टू इंडिया ढूंढना पड़ेगा। 15th सेंचुरी का जो यूरोप था उस टाइम पे एक रेनेसेंस की हवा चल रही थी, तो एक दौर चल पड़ा एक्सप्लोरेशन का। यूरोप पहले ही एडवांस हो चुका था शिप मेकिंग में, नेविगेशन में, और पूरे यूरोप में हर तरफ एक तरह की ईगरनेस थी कि सब के सब जो है एडवेंचर पर निकलना चाहते थे सी वॉयज पे। खास तौर से वो पहुंचना चाहते थे जो अननोन कॉर्नर से ईस्ट के वहां पर। बहुत सारे रीजन्स जो यूरोप के थे वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे थे, खास तौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था। वजह क्या थी? एक तो लैंड का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था कल्टीवेशन के अंदर, दूसरा उन्होंने जो है इम्प्रूव्ड लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे थे यानी क्रॉप रोटेशन, और जो सप्लाई थी मीट की वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उनको स्पाइसेस की जरूरत थी कुकिंग के लिए भी और प्रिजर्व करने के लिए। अब जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी तो जो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स होते हैं इनकी डिमांड बढ़ी, वो भी काफी तेजी से बढ़ने लग गई। दूसरी तरफ वेनिस और जिनेवा जो है ये पहले ही प्रॉस्पर हो चुके थे, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो ओरिएंटल गुड्स के थ्रू ही कर रहे थे। कहने को ये छोटी छोटी कंट्रीज थी, इसलिए इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये ऑटोमन टर्क से टक्कर ले सके या उसको टेक ओवर कर सके या फिर अपने खुद के बड़े बड़े एक्सप्लोरेशंस कर पाए। जो नॉर्थ यूरोपियंस थे वो मदद कर रहे थे पोर्तुगल और स्पेन की मनी और मैन पावर से। तो जेनुइज जो थे उन्होंने भी हेल्प करी, उन्होंने जो है इनको शिप प्रोवाइड कराए और साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज भी। दूसरी तरफ क्या था, जो पोर्तुगीज थे उन्होंने ऑलरेडी जो है लीडरशिप एक तरह से हासिल कर ली थी जो क्रिश्चियन रोम्स रेजिस्टेंस थी इस्लाम को लेकर, और फिर उन्होंने सोचा कि एक्सप्लोरेशन जो है अब हम खुद अपने आप ही करेंगे। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो एक विचार था कि ओशियन रूट टू इंडिया जो है उसे ढूंढना है, ये एक तरह का ऑब्सेशन बन गया था, खास तौर से प्रिंस हेनरी जो पोर्तुगल के थे उनके लिए। उनको निकनेम भी दे दिया गया था नेविगेटर। ये जो है ओशियन रूट टू इंडिया को ढूंढने के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस थे कि ये चाहते थे कि जब ये निकलें तो ऐसे जाएं कि जो मुस्लिम डोमिनेशन है ईस्टर्न मेडिटेरियन का उससे या तो बाहर निकल जाएं। मतलब बेसिकली इनका ये एम नहीं था कि उनसे भिड़ा जाए, उनका ये था कि कोई दूसरा ही रास्ता मिल जाए उससे बाहर बिना किसी परेशानी के लिए कि ये इंडिया का रास्ता ढूंढे। साथ ही साथ इनको ढूंढना था जो रूट्स कनेक्ट करते थे इंडिया को यूरोप से। पोप निकोलस V जो उस वक्त थे उन्होंने प्रिंस हेनरी को बुल दिया 1454 में, एक तरह से अधिकार दे दिया कि तुम नेविगेट करो सी को
और खूब दूर दूर तक के अननोन प्लेसेस पे जाओ, जितना हो सके इंडिया तक तुम जाओ, वहां पे जो इस्लामिक प्रभाव है उससे लड़ो और क्रिश्चियन फेथ जो है उसको फैलाओ। लेकिन प्रिंस हेनरी की डेथ हो गई कि उनका जो सपना था वो हकीकत बने, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास 1494 में हुई थी। जो रूलर्स थे पोर्तुगल और स्पेन के, उन्होंने क्या किया, जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसको डिवाइड कर दिया एक इमेजिनरी लाइन की मदद से अटलांटिक में, यानी 1300 मील वेस्ट ऑफ केप वर्दे आइलैंड्स। ये जो ट्रीटी थी इसके अकॉर्डिंग पोर्तुगल जो है वो क्लेम कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है हर वो चीज जो ईस्ट में आती है लाइन की, और स्पेन जो है वो भी क्लेम कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है हर उस चीज को जो वेस्ट में आती है लाइन के। 1487 में पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने जो है एक तरह से चक्कर लगाया केप ऑफ गुड होप का अफ्रीका में, और ये ईस्टर्न कोस्ट तक जो है सेल करके चले गए। अब ये पूरी तरह से कन्विंस थे कि इन्होंने जो है सी रूट जो इंडिया का था वो ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 10 साल के अंदर अंदर एक्सपेडिशन हुआ फिर पोर्तुगीज शिप्स के द्वारा इंडिया के लिए 1497 में, और ये लोग जो है इंडिया आ गए 11 महीने से भी कम के समय में। मई 1498 को ये लोग जो है इंडिया में एंटर कर गए। ट्रेड टू रूलिंग, सबसे पहले वास्को ड गामा अपने 3 शिप्स के साथ आए, जिसको कि लेकर आए गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। ये लोग कैलिकट पहुंचे मई 1498 में। उस टाइम पे कैलिकट के जो हिंदू रूलर थे वो थे ज़ैमोरिन समुथीरी। इनको कोई भी आइडिया नहीं था, इनको कहीं भी कोई चिंता नहीं थी जो यूरोपियन इंटेंशंस थी उसको लेकर। इनके जो किंगडम यानी जो इनका राज्य था उसकी जो संपन्नता थी वो किस वजह से थी, क्योंकि जो कैलिकट है वो ऐसी लोकेशन पे था जो एक पोर्ट सिटी थी। तो इन्होंने जो है वास्को ड गामा का बहुत अच्छे से एक फ्रेंडली वेलकम किया। दूसरी तरफ जो अरब ट्रेडर्स थे उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था मालाबार कोस्ट पे, लेकिन अरब्स को अब चिंता हुई कि पोर्तुगीज जो हैं वो यहाँ पर अपना होल्ड बना लेंगे। कई सदियों से जो ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था इंडियन ओशन में, उसमें जो मेन लोग पार्टिसिपेंट थे वो कौन थे, इंडियंस थे, अरब्स थे, अफ्रीकन्स थे, ये ईस्ट कोस्ट की तरफ से थे। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज थे, जापानीज थे, ये लोग बेसिकली एक रूल ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आए थे। मतलब कि इन लोगों ने जो है एक जैसे होता है ना आपस में सहमति से चीज़ों को लेना ले जाना वो करते थे। इनको कोई डोमिनेंस का नहीं इरादा था और ये सिर्फ अपने मुनाफे के लिए यहाँ आते थे। लेकिन जब पोर्तुगीज आए उन्होंने सब कुछ जो है बदल के रख दिया। बेसिकली पोर्तुगीज जो है अपनी मोनोपोली चाहते थे, खास तौर से जो इतना बड़ा उनको ह्यूज प्रॉफिट वाला ईस्टर्न ट्रेड दिख रहा था उसमें। और ऐसे में वो ये चाहते थे जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, खास तौर से अरब्स जो हैं, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। वास्को ड गामा जो है इंडिया के अंदर 3 महीने रहे। जब वो पोर्तुगल वापस गए हैं तो बहुत एक बड़ा सा कार्गो अपने साथ ले गए और इस कार्गो को उन्होंने जो है यूरोपियन मार्केट में ले जाकर बेच दिया और इससे उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए ना मुनाफा जो होता है, ह्यूज प्रॉफिट वो हुआ। अब जो पेपर ट्रेड है उसकी डायरेक्ट एक्सेस की इम्पोर्टेंस अब समझ में आई, क्योंकि अभी तक जो बाकी यूरोपियन नेशंस थे वो क्या करते थे, जो भी मुस्लिम मिडलमैन है उनसे लेते थे और उस सेम अमाउंट ऑफ पेपर के लिए उनको कितना खर्च करना पड़ता था, 10 गुना। तो बाकी और जो यूरोपियन नेशंस थे अब उनको भी जो है दिखने लग गया कि भाई अगर मुनाफा कमाना है तो उनको भी लालच आने लग गया कि भाई हमें इंडिया जाना चाहिए और डायरेक्टली ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऐसे में एक थे पेड्रो एल्वारेज कैब्राल, इन्होंने भी जो है सी वॉयज किया, स्पाइसेस के ट्रेड के लिए ये यहाँ पर आए, यहाँ पे इन्होंने नेगोशिएट किया और एक अपनी फैक्ट्री लगा ली कैलिकट में। ये सितंबर में आए थे 1500 में। तो ये जो पेड्रो एल्वारेज कैब्रल थे इन्होंने जो है अपनी एक पोर्तुगीज फैक्ट्री कैलिकट में लगा ली। अब यहाँ एक घटना घटी, इनकी फैक्ट्री पे जो है लोकल्स ने अटैक कर दिया, उसमें बहुत सारे जो पोर्तुगीज थे वो मारे गए। तो कैब्रल जो थे वो भी गुस्सा आ गए, उनको भी बदला लेना था। तो उन्होंने जो है अरब के जो मर्चेंट शिप्स थे उनको सीज कर लिया और उनको जो है सबको एंकर करवा के हैंग हार्बर में रखवा दिया। बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स थे शिप्स के वो मारे गए। तो इन्होंने क्या किया, कैब्रल ने एक तरह से उनका जो कार्गो था वो पनिशमेंट के तौर पे जब्त कर लिया और उनके सारे के सारे जो शिप्स थे उनको जला दिया। कहना चाहिए कि कैब्रल ने जो है कैलिकट को एक तरह से पूरी तरह से बम्बार्ड कर दिया। लेकिन बाद में ये सफल हुए काफ़ी हद तक। जो लोकल रूलर्स थे कोचीन और कैननोर के, उनके साथ इन्होंने अपनी फ़ायदे वाली जो एक ट्रीटी है वो साइन कर दी।
फिर वास्को डी गामा दोबारा इंडिया आए 1501 में। उन्होंने जो है आते ही ज़ैमोरिन से एक तरह से कोशिश करी कि इस बार जो ट्रेडिंग हो उसमें जो है, या इस बार जो भी उनके साथ एक समझौता हो उसमें जो अरब मर्चेंट्स हैं उनको वो हटा दें, लेकिन ज़ैमोरिन ने मना कर दिया। तो वास्को डी गामा भी जो है फिर चिढ़ गए। उन्होंने क्या किया, अरब शिप्स को तोड़ दिया, जला दिया जहां जहां उन्हें मिले। ऐसे में उनकी जो एक पूरी तरीके से ज़ैमोरिन के साथ जो भी उनकी बातचीत थी या जो भी था वो सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। वास्को डी गामा ने फिर अपनी एक ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाई कैननोर में। तो कैलिकट, कैननोर और कोचीन, ये तीनों के तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन गए पोर्तुगीज के लिए। अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने परमिशन ले ली कि हम जो है इन सेंटर्स को फोर्टिफाई कर देंगे, यानी किलाबंदी कर देंगे। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा अब ये आए थे 1505 में। किंग ऑफ पुर्तगाल जो थे उन्होंने एक बिल्कुल नए गवर्नर अपॉइंट किए 3 साल के लिए इंडिया के अंदर। इनके साथ इनको जो है सफिशिएंट फोर्स प्रोवाइड कराई गई ताकि जो पोर्तुगीज के इंटरेस्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ इनको ये सलाह दी गई कि आप जो है पोजीशन जो पोर्तुगीज की इंडिया में है उसको और ज्यादा मजबूत बनाइए। साथ ही साथ डिस्ट्रॉय करिए मुस्लिम ट्रेड को। कैसे करना है डिस्ट्रॉय, जो एडन, ऑर्मुज और मलक्का है उसको सीज करके। इसके अलावा फोर्ट्रेसेस बिल्ड करने होंगे आपको अंजाडीवा में, कोचीन में, कैननोर में और किल्वा में। लेकिन इनको झेलना क्या पड़ा, इनको जो है एक तरफ से जो ऑपोजिशन था ज़ैमोरिन का वो झेलना पड़ा। साथ ही साथ इनको जो है धमकी भी मिल रही थी जो ममलूक सुल्तान थे इजिप्ट के, वहां से। इन इजिप्शियंस को प्रोवोक कौन कर रहा था, जो मर्चेंट थे वेनिस के, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो रिस्क पे आ गई है जब से ये पोर्तुगीज जो है इन्होंने इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी है। तो 1507 में जो पोर्तुगीज स्क्वाड्रन थे वो हार गए, क्योंकि उस टाइम पे उनसे वो जो एनकाउंटर कर रहे थे वो कौन थे, इजिप्शियन और गुजरात नेवीज कंबाइन करके। और ऐसे में जो अल्मीडा का सन था वो भी मारा गया। तो अगले साल अल्मीडा ने बदला लिया, उन्होंने इन दोनों नेवीज को क्रश कर दिया। ये अल्मीडा का मेन विजन क्या था कि जो पोर्तुगीज हैं उनको मास्टर बनाना था इंडियन ओशन का, और इसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो बहुत फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टे सिस्टम के नाम से। अल्फांसो डी अल्बकर, ये जो अल्फांसो डी अल्बकर थे ये अल्मीडा के बाद आए। पहले अल्मीडा गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद जो है इनको अल्फांसो डी अल्बकर को गवर्नर के तौर पे इंडिया में भेजा गया। इनको हम सही मायने में रियल फाउंडर मानते हैं पोर्तुगीज पावर का, जो ईस्ट में इन्होंने करी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल किया पूरी पोर्तुगल का इंडियन ओशन के ऊपर। एक तरह से पोर्तुगल की जो एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होना चाहिए वो सिक्योर कर दिया इन्होंने इंडियन ओशन के ऊपर। कैसे किया, इन्होंने बेसेस बनवाए, वहां पर जितनी भी एंट्रेंसेस थी सी की तरफ उन पर जो है बेस बनवा दिए। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था पोर्तुगल्स का ईस्ट अफ्रीका में, और जो रेड सी था वहां पर, जैसे ऑर्मुज है, बालाबार है, मलक्का है, वहां पर जो है इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। पोर्तुगीज जो है अल्बकर के अंडर इन्होंने काफी अपना एक बोलबाला बनाया। कैसे बोलबाला बना इनका, कि इन्होंने परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया बाकी और शिप्स के लिए, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे इस रीजन में, उनके ऊपर ये अपना खुद का कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करने लग गए। जो गल्फ या रेड सी के रीजन थे वहां सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, नॉन अवेलेबिलिटी थी टिम्बर की, शिप जो बिल्डिंग्स है उसके लिए। अब वहां कैसे शिप बनाया जाए जब वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए टिम्बर ही अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने पोर्तुगीज की मदद करी उनके ऑब्जेक्टिव्स। अल्बकर ने जो है गोवा को हासिल किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में, और वो भी बहुत आसानी से। जो मेन पोर्ट था सुल्तान ऑफ बीजापुर का वो यूरोपियंस के अंडर आ गया था, तब अलेक्जेंडर द ग्रेट का दौर था तब से। और उनके एक तरह से कहना चाहिए जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर उनके रूल का रहा वो था एबॉलिशन ऑफ सती। जो सती प्रथा थी उसे इन्होंने खत्म किया। पोर्तुगीज के जो मेन थे, ज्यादातर जो पोर्तुगल कंट्री से मेन आए, खास तौर से सी वॉयजेस के थ्रू, वो जो है इंडिया में ही रुक गए। और जिस दिन से अल्बकर जो है ये गवर्नर बने, उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि जो पोर्तुगीज लोग हैं उनकी मेनली लोकल वाइज जो है वो ज्यादा। तो गोवा और जो प्रोविंस है नॉर्थ की, उसमें उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया।
यहाँ पर ये विलेज लैंडलॉर्ड के तौर पे रहने लग गए, नई नई रोड्स बनवाने लग गए, इरिगेशन का काम शुरू हो गया, नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जैसे टोबैको और कैशनट है। इसके अलावा प्लांटेशन जो है वो कोकोनट के किए ताकि जो नीड है कॉय रिगिंग की या कॉर्डेज की उसको जो है पूरा किया जा सके। शहरों में गोवा और कोचीन में ये कारीगर या मास्टर क्राफ्ट्समैन के तौर पे सेटल हो गए। ट्रेडर्स तो ये ऑलरेडी थे ही, इसके अलावा ये आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन के तौर पे भी सेटल हो गए। तो अब जो लोग यहाँ आ गए थे उनके लिए इंडिया उनका या जहां भी वो सेटल हो रहे थे वो उनका नया घर था, ना कि पोर्तुगल। हमने पढ़ा अभी नीनो दा कुहा के बारे में। ये जो है पोर्तुगीज गवर्नर थे जो कि इंडिया की इंटरेस्ट को देखते हुए नवंबर 1529 में इंडिया आए थे। एक साल के आने के बाद ही इन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर्स थे उनको शिफ्ट कर लिया कोचीन से गोवा की तरफ। उस समय जो बहादुर शाह थे गुजरात के रूलर, उनके मतभेद चल रहे थे जो मुगल एम्परर हुमायूं थे उनसे। ऐसे में उन्होंने किससे हेल्प मांगी? पोर्तुगीज से। और बदले में उनको क्या दे दिया? आइलैंड ऑफ बासिन, जिसके मतलब उन्होंने उनको दे तो दिया, साथ ही साथ जो भी डिपेंडेंसीज थी, जो भी रेवेन्यू आता था वो भी दे दिया और साथ ही साथ प्रॉमिस कर दिया कि वो बेस भी बनवा देंगे दीव में। लेकिन फिर बाद में बहादुर शाह के जो रिश्ते थे वो पोर्तुगीज के साथ खराब होने लगे। वजह क्या थी? हुमायूं विड्रॉ कर गए गुजरात से 1536 में। तो जो वहां के अब रहने वाले निवासी थे टाउन के, उनके झगड़े शुरू हो गए पोर्तुगीज से। तो बहादुर शाह जो है वो एक पार्टीशन वॉल उठाना चाहते थे। पोर्तुगीज ने इसका विरोध किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नेगोशिएशंस भी शुरू कर दिए। ऐसे में उन्होंने क्या किया, जो रूलर थे पंजाब गुजरात के, उनको जो है अपने पोर्तुगीज शिप पे इनवाइट किया और वहां पर रूलर को मार दिया। ये बात है 1537। दा कुहा जो है इन्होंने पोर्तुगीज का एक जो प्रभाव है वो बंगाल में भी बढ़ाना शुरू कर दिया। वहां बहुत सारे पोर्तुगीज को इन्होंने बसाना शुरू कर दिया और हुगली जो है उसे अपना हेडक्वार्टर बना दिया। फेवरेबल कंडीशंस बनी पोर्तुगीज के लिए वो क्या था कि इंडिया में सिर्फ अगर गुजरात को छोड़ दें, वहां पर बहुत पावरफुल रूलर थे महमूद बेगरा, ये थे 1458 से 1511 तक। जो नॉर्दर्न पार्ट था वो डिवाइड हो रहा था कई छोटी छोटी पावर्स में। सेम वे डेक्कन के अंदर भी बहमानी किंगडम जो था वो भी छोटे छोटे किंगडम्स में टूट रहा था। नाम के लिए सिर्फ नेवी थी और नेवल स्ट्रेंथ उनको बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वहीं दूर फार ईस्ट में क्या हो रहा था, जो चाइनीज एम्परर थे उन्होंने भी एक तरह से ऑफिशियल ऑर्डर निकाला हुआ था कि भाई जो चाइनीज शिप्स हैं उनको नेविगेशन रीच से एक तरह से सीमित रखा जाए। रही बात अरब मर्चेंट्स की, वो या जो शिप ओनर्स की, अभी भी वो डोमिनेट कर रहे थे इंडियन ओशन को, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए उनका पोर्तुगीज के साथ तो वो कहीं भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी से मैच नहीं करते। दूसरा, पोर्तुगीज ने क्या किया, अपने शिप्स के ऊपर कैनन्स जो है यानी जो तोपें होती हैं वो भी प्लेस करनी शुरू कर दी। हम लोगों ने ज्यादातर जो पोर्तुगीज का होल्ड रहा इंडिया के अंदर उसको पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया है। जितना उनको क्रेडिट देना चाहिए उसमें कहीं ज्यादा उनका जो है एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहा है इंडिया के इस हिस्ट्री में। अब जैसे कोस्टल पार्ट जो इंडिया के थे जो पोर्तुगीज के अंडर आए, मतलब वास्को डी गामा जो है जब आए थे इंडिया उसके 50 साल के अंदर बहुत बड़ा कोस्टल पार्ट जो इंडिया का है वो पोर्तुगीज के अंडर आ गया था। जैसे 60 माइल्स जो कोस्ट का था गोवा के अराउंड वो इनके पास था। वेस्ट कोस्ट पे अगर देखें मुंबई से दमन एंड दीव और फिर आगे गुजरात तक, यहाँ पर पोर्तुगीज का कंट्रोल था। क्या क्या था इनके इस जो लैंड है इसमें एरिया में क्या क्या आते थे, 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आते थे और लगभग 100 के करीब जो है विलेजेस और टाउन्स थे। ये सब पूरे के पूरे पोर्तुगीज कंट्रोल से चल रहे थे। साउथ में जो चेन होती है सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस की या जो ट्रेडिंग पोस्ट है उनकी, जैसे मैंगलोर, कैननोर, कोचीन और कैलिकट। मलाबार में इनकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने वहां के जो लोकल रूलर्स थे उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल पूरी तरह से कर रखा था। और ये रूलर्स खासतौर से वो थे जिनके पास स्पाइस ग्रोइंग लैंड्स थे। अब जैसे इन्होंने मिलिट्री पोस्ट जो है वो एस्टेब्लिश करी ईस्ट कोस्ट सैंथोम्बे जो कि चेन्नई में है और नागापट्टनम जो कि आंध्रा में है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सेटलमेंट्स भी बसाने शुरू कर दिए। एंड ऑफ द 16th सेंचुरी की तरफ एक बहुत ही वेल्दी सेटलमेंट हो गया था हुगली वेस्ट बंगाल। जो एनवॉयज हैं, एम्बेसडर्स हैं, इनको एक्सचेंज किया गया गोवा और जो बड़े बड़े किंगडम्स थे उस टाइम के उनके बीच में। ट्रीटीज साइन हुई यानी संधियां साइन करी गई गोवा और डेक्कन सुल्तान के बीच में 1570 में, जिसको रेगुलरली रिन्यू किया गया जब तक कि उनका किंगडम चलता रहा। पोर्तुगीज जो है वो हमेशा बैलेंस ऑफ पावर बना के रखते थे
किस किस के बीच में, जैसे विजयनगर और डेक्कन सुल्तान्स के बीच में, डेक्कनीज और मुगल्स के बीच में, और मुगल्स और मराठास के बीच में। तो कह सकते हैं कि पोर्तुगीज जो हैं, इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया आए, और लास्ट यूरोपियंस भी यही थे जो इस कंट्री को छोड़कर गए। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली रिकैप्चर किया गोवा, दमन और दीव पोर्तुगीज कि जो पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का, उसमें जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थे वो थे वाइसरॉय। तो इन्होंने जो है 3 साल के लिए सर्व किया, जिसमें शुरुआत तो जो है इनकी अपनी सेक्रेटरी के साथ करा, लेकिन बाद के सालों में जो है काउंसिल आ गई। फिर आया वेदोर दा फदेंदा, ये रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यूज के लिए, कार्गोज के लिए, और जो डिस्पैच होता है फ्लीट्स का उसके लिए। जो फोर्ट्रेसेस थे अफ्रीका से लेके चाइना तक, वो किसके अंडर थे? कैप्टन्स के, और उनको असिस्ट कर रहे थे फैक्टर्स। इन फैक्टर्स की जो है पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक तो डिफिकल्टी थी कम्युनिकेशन उसके कारण, और दूसरा इनको काफी ज्यादा पर्सनल एंड्स के लिए यूज किया जाता था। रिलीजियस पॉलिसीज जो पोर्तुगीज की थी, सबसे पहले मूअर्स जो कि नॉर्थ अफ्रीका में थे, वो बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मन थे पोर्तुगीज के, और सेम चीज थी अरब्स के साथ। जब पोर्तुगीज जो है उनका अराइवल हुआ ईस्ट में, तो उन्होंने मेनली कोशिश करी कि क्रिश्चियनिटी को ज्यादा प्रमोट किया जाए और जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जाए। ये लोग काफी इंटॉलरेंट थे मुस्लिम्स के प्रति, लेकिन इनकी कुछ हद तक टॉलरेंसी थी हिंदूज के प्रति। लेकिन जब इन्होंने इंक्विजिशन जो है, यानी एक तरह की न्यायिक जांच जो है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गोवा में, तब से जो हिंदूज थे उनका भी परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब ये जिस्वीट जो थे, इनका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ा हुआ था अकबर के कोर्ट में। क्यों? क्योंकि अकबर को जो इंटरेस्ट था वो था जो इनकी क्वेश्चंस थे थियोलॉजी के, उसमें उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो अकबर ने सितंबर 1579 में एक लेटर जो है वो फॉरवर्ड किया अथॉरिटीज जो गोवा की थी उनको, कि 2 लर्नेड प्रीस्ट जो हैं उनको यहाँ भेजा जाए। अब ये लोग तो वैसे भी बैठे हुए थे कि हमें किस तरह से इनवाइट किया जाए, तो इन्होंने जो है फॉरेन इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इनके लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि अब ये कोशिश करें कि एम्परर को कन्वर्ट कर पाए, उनके कोर्ट को, उनके लोगों को क्रिश्चियनिटी में। तो इसके लिए 2 जेसुइट फादर्स, रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंसरेट, इनको जो है चुना गया। ये लोग फतेहपुर सीकरी पहुंचे फरवरी 28, 1580 में। पूरे सम्मान के साथ इनको रिसीव किया गया। लेकिन ये लौट के जब आए 1583 में, तो इनकी सारी जो होप्स थी वो एक तरह से कन्वर्जन की टूट चुकी थी। सेकेंड मिशन पे 1590 में फिर भेजा गया, वो भी एंड हो गया 1592 में, तब भी कुछ नहीं हो पाया। थर्ड मिशन जो है वो 1595 में हुआ लाहौर में। वहां पर उनका कोर्ट भी जो है रिसाइड कर रहा था। एक तरह से लग रहा था कि जो है सॉर्ट ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये जो है इन्फ्लुएंस कर रहे थे सेकुलर पॉलिटिक्स को। अब थर्ड मिशन के लिए फादर्स जो चुने गए थे वो थे जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिन्हेरो। ये दोनों को लीडर्स बनाया गया था इस मिशन का। इनके द्वारा जो लेटर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ अकबर के रेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिंस सलीम, जिन्होंने बाद में थ्रोन संभाला जहांगीर के तौर पे, उनका एक तरीके का जो एक सो टू से टेम्पररी तौर पे फ्रेंडली वो जो था एक रिलेशन था पोर्तुगीज के साथ, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो एक कम फीलिंग्स हैं इनके पोर्तुगीज के प्रति, उसको जो है कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया जेसुइट फादर। मतलब मुस्लिम्स को उन्होंने ज्यादा फेवर किया और जो जेसुइट फादर थे उनको एक तरह से निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। धीमे धीमे उनकी जो एक फ्रेंडली डीलिंग्स थी वो जेसुइट्स के साथ खत्म हो गई। लेकिन तब भी 1606 में इन्होंने अपने फेवर्स दोबारा उनके लिए रिन्यू कर दिए। तो बहुत ही स्पेशियस और एलिगेंट चर्च था लाहौर में, उसको अलाउ कर दिया कि आप इसको रिटेन कर सकते हैं, और इवन यहाँ तक कि आप यहाँ पर कॉलेजियम या प्रीस्ट रेजिडेंस भी जो है वो भी कर सकते हैं। तो 1608 में आगरा के अंदर 20 बैप्टिज्म हो गई, यानी कि जो लोग हैं अब वो चर्च के मेंबर बनने लगे, और यहाँ पर जो प्रीस्ट हैं वो पब्लिकली ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे बिल्कुल उतनी खुली छूट के साथ जैसे कि मानो वो पोर्तुगल में। अब जहांगीर का जो है उनका आचरण जिस तरीके साथ था जो ज्यूइश प्रीस्ट थे उनके साथ, तो इनको लगता था कि वो जरूर जो है क्रिश्चियन फोल्ड में आ जाएंगे। लेकिन फाइनली उनकी होप्स भी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, और पोर्तुगीज वाइसरॉयज जो थे इनका जो एरोगेंट एक्शन था उसके कारण अब मुगल एम्परर से भी इनका एक तरह से कहीं ना कहीं मतभेद शुरू हो गया।
पोर्तुगीज लॉस्ट फेवर विद मुगल्स। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो अपनी शिप जिसका नाम था हेक्टर उससे सूरत आए। वो अपने साथ एक लेटर लाए थे, लेटर जो कि जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड ने लिखा हुआ था। इसमें एक रिक्वेस्ट थी जहांगीर के लिए कि हमें परमिशन दे दी जाए कि हम जो है इंडिया में बिजनेस कर सके। अब जो पोर्तुगीज अथॉरिटीज यहाँ पर पहले से मौजूद थी या जो फादर पिन्हाइरो थे, उन्होंने पुरजोर कोशिश कर ली कि हॉकिंस जो है वो कोर्ट तक ना पहुंच पाए, लेकिन ऐसे में वो सफल नहीं हो पाए। हॉकिंस जो भी गिफ्ट्स लाए थे उनको जहांगीर ने एक्सेप्ट कर लिया और बहुत अच्छा उनको रिसेप्शन दिया 1609 में। क्योंकि हॉकिंस जो है वो तुर्की लैंग्वेज जानते थे, इसलिए उन्होंने जब जहांगीर से बात करी तो वो तुर्की लैंग्वेज में करी और ना कोई मीडिएटर था बीच में, ना कोई ट्रांसलेटर था। इससे जहांगीर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने इनको मनसबदार के तौर पर 400 का मनसबदार और 30,000 सैलरी पर इनको अपॉइंट कर लिया। हालांकि इनको कभी उन्होंने इसको रिसीव नहीं किया। फिर हॉकिंस ने यहाँ रहकर मैरिज भी करी। मैरिज करी इन्होंने एक आर्मेनियन क्रिश्चियन जो थे उनकी डॉटर से, जिनका नाम था मुबारक शाह, और जिनसे शादी हुई उनका नाम था मुबारक केशा। हॉकिंस जो है क्योंकि एक इंग्लिश कंट्री को बिलोंग करते थे, इनको जो है बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही थी मुगल से। इससे जो पोर्तुगीज थे अब वो नाराज हो गए, वो थोड़ा सा उखड़ गए। दूसरी तरफ पोर्तुगीज ने भी कुछ नेगोशिएशंस करी जिससे एक तरह का युद्ध विराम जो है वो स्थापित हो गया था मुगल एम्प्रेस और पोर्तुगीज के बीच में। अब पोर्तुगीज पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो इंग्लिश शिप्स हैं वो सूरत के पोर्ट तक ना पहुंच पाए। हॉकिंस जो है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए वो बौखला गए और वो मुगल कोर्ट को छोड़कर चले गए 1611 में। वजह क्या रही? एक तो वो जो पोर्तुगीज के जो ये जो उकसाना था उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। दूसरा क्या था कि जो मुगल पॉलिसीज थी वो लगातार चेंज होती रहती थी। फिर नवंबर 1612 में एक इंग्लिश शिप आया जिसका नाम था ड्रैगन, और उसके साथ एक छोटा शिप और आया जिसका नाम था ओसियंडर। ये जो है आए तब उस टाइम पे उसके कैप्टन थे बेस्ट। इन्होंने बहुत ही सफलता के साथ पोर्तुगीज फ्लीट के साथ लड़ाई करी। अब क्योंकि जहांगीर जिनके पास नेवी के नाम का कुछ भी नहीं था, उन्होंने जब सुना कि इंग्लिश जो है वो सक्सेस पा गए हैं तो वो इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। पोर्तुगीज दूसरी तरफ जो है उनकी हमेशा एक्ट्स कैसी होती थी, पायरेसी वाली रिलेटेड, तो इसलिए उनका एक मतभेद जो है या झगड़ा शुरू हो गया था इंपीरियल मुगल गवर्नमेंट के साथ। 1613 में पोर्तुगीज ने पूरी तरीके से जहांगीर को नाराज कर दिया। क्योंकि नाराज करने की वजह क्या थी? एक तो इन्होंने मुगल शिप्स को कैप्चर कर लिया, दूसरा बहुत सारे मुस्लिम्स को जेल में डाल दिया, और तीसरा या जैसे जेल में डाल दिया या बंदी बना लिया, और तीसरा जो उनके कार्गोस थे उन पर बहुत ज्यादा लूट मार करी। ऑब्वियसली बात है जहांगीर जो है इससे बहुत ज्यादा गुस्सा गए। उन्होंने मुकारब खान जो है जो कि उस टाइम पे इंचार्ज थे सूरत के, उनको ऑर्डर किया कि आप जो है पोर्तुगीज से कंपनसेशन वसूलें। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी अभी तक मुगल कोर्ट से पोर्तुगीज को एडवांटेजेस मिलते थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। यहाँ तक कि वो जो उम्मीद से आए थे कि जितना उनको वेलकम मिला है, इतना अच्छे से वो रह रहे हैं, तो उनको ये उम्मीद थी कि यहाँ पर आकर वो सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। वो भी जो है उनकी पूरी होप्स धराशायी रह गई। कैप्चर ऑफ हुगली। सबसे पहले जो शाही फरमान जारी हुआ 1579 के अराउंड, उसके आधार पर जो पोर्तुगीज थे वो सेटल हो गए नदी के किनारे। ये जो है बहुत ही कम दूरी पर था सतगांव से, जो कि बंगाल में था, और यहीं से जो है पोर्तुगीज ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकी जो पोजीशन है वो मजबूत होती चली गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करा रहे थे। तो क्या हुआ, अब जो ट्रेड है उसका माइग्रेशन शुरू हो गया सतगांव से ये नए पोर्ट पर जिसका नाम था हुगली। पोर्तुगीज की यहाँ पर मोनोपोली हो गई, एक तो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा इन्होंने यहाँ पर कस्टम हाउसेस बना लिए अपने खुद के, तीसरा हैवी ड्यूटी लगा दी टोबैको जैसे आर्टिकल पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था ट्रेडिंग के लिए। और ये जब से इंट्रोड्यूस हुआ था 17वीं सेंचुरी में की शुरुआत से, तब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ट्रेडिंग का, और इस पे इन्होंने बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी। अब पोर्तुगीज जो है पैसे बना रहे थे खाली ट्रेडर्स के तौर पे ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक जैसे क्रूअल स्लेव ट्रेड जो होता है उसे भी शुरू कर दिया था। ये स्लेव ट्रेड में क्या कर रहे थे, वो या तो परचेज कर रहे थे या जो एक तरह से जब्त कर ले रहे थे, सीज कर ले रहे थे हिंदू और मुस्लिम बच्चों को, और फिर उनको बड़ा कर रहे थे क्रिश्चियंस के तौर पे।
दूसरी इनकी वैसे ही एक तरह से इमोरल एक्टिविटीज थी। दूसरा इन्होंने क्या किया, मुमताज महल की 2 स्लेव गर्ल्स जो थी उनको सीज कर लिया। अब तो जो मुगल्स थे वो बहुत ज्यादा इनसे एक तरह से चिढ़ गए। तो जून 24, 1632 में मुगल्स ने हुगली की सीज करना उसको शुरू कर दिया और 3 महीने के अंदर अंदर उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। शाहजहां ने ऑर्डर दिया बंगाल गवर्नर कासिम खान को कि तुम जो है पोर्तुगीज के अगेंस्ट एक्शन लो। नतीजा क्या हुआ, पोर्तुगीज जो है वो भाग गए। मुगल्स को नुकसान हुआ 1000 आदमी का, लेकिन वो 400 पोर्तुगीज जो प्रिजनर्स थे उनको आगरा ले गए। वहां उनको ऑफर किया गया कि या तो तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर गुलाम बन जाओ। अत्याचार जो इन पर था वो जारी रहा और फिर धीमे धीमे ये सब चीजें जो है वो खत्म हो गई। डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज। 18th सेंचुरी में पोर्तुगीज जो थे उनकी अब एक तरह से कमर्शियल तौर पे जो प्रभाव था इंडिया के अंदर वो खो चुके थे। तो कुछ ऐसे थे जो इंडिविजुअल एक्टिविटी जो है के तौर पे ट्रेडिंग को आगे ले जा रहे थे, नहीं तो ज्यादातर कुछ जो है वो उसमें रॉबरी या पायरेसी में इन्वॉल्व हो गए। हुगली जो है वो इनका मेन बेस था पायरेसी का, बे ऑफ बंगाल। अब पोर्तुगीज का ये जो डिक्लाइन हुआ उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। सबसे पहले जो उनको लोकल एडवांटेजेस मिल रही थी इंडिया के अंदर वो रिड्यूस हो गई। वजह क्या थी कि और जो पावरफुल डायनेस्टीज थी इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया, वहां पर जो है ये उभर रही थी। दूसरा, मराठास जो हैं वो भी इनके इमीडिएट नेबर्स के तौर पर काफी ज्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और ऊपर से मराठास ने जो है सालसट और बेसिन दोनों को कैप्चर कर लिया पोर्तुगीज से 1739 में। पोर्तुगीज की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, जो एक्टिविटीज थी जेस्यूट्स की, उससे भी जो है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फियर जो है वो राइज हो रहा था। एक तो वैसे ही जो है घृणा कर रहे थे मुस्लिम से, दूसरा उनकी जो एक पॉलिसी थी कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, इससे जो हिंदूज थे वो भी उनके अगेंस्ट हो गए। फिर क्या था, इनकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से ईमानदार नहीं थी और इसका भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ। इनको बदनाम हो गई है एक तरह से, सी पायरेट्स के तौर पे इनकी जैसे फेमस हो गई है। दूसरा, पोर्तुगीज बहुत एरोगेंट थे, बहुत वायलेंट थे और इसी वजह से जो छोटे छोटे स्टेट्स के रूलर्स थे या जो मुगल रूलर्स थे वो इनके दुश्मन बन गए। फिर क्या हुआ, ब्राजील की डिस्कवरी हो गई, उससे जो कोलोनाइजिंग एक्टिविटीज थी पोर्तुगल की अब वो किसकी तरफ डाइवर्ट हो गई, वेस्ट की तरफ। 1580 से लेके 1581 में 2 किंगडम्स जो है उनका यूनियन हुआ, स्पेन और पोर्तुगल का। अब ये क्या कर रहे थे, पोर्तुगल छोटे छोटे किंगडम्स को ड्रैग कर रहे थे स्पेन का के वॉर के लिए, जो कि वो लड़ रहा था इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ। इससे क्या हुआ, जो इनकी एक ट्रेड मोनोपोली इंडिया में चल रही थी उस पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा। फिर क्या था, इंडिया का जो सी रूट था उसकी अभी तक इन्हीं के पास सिर्फ नॉलेज थी, तो वो एक तरह से सीक्रेट था और इसी वजह से पोर्तुगल की मोनोपोली बनी हुई थी। अब वो सीक्रेट नहीं रह गया। क्यों, जो डच और इंग्लिश थे अब उन्होंने भी ओशियन नेविगेशन की बहुत सारी स्किल्स को सीख लिया। नई नई यूरोपियन ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो इंडिया में आने लग गई। तो ऐसे में इन सब की जो है एक तरह से बहुत ज्यादा राइवलरी डेवलप हो गई पोर्तुगल्स के साथ। लेकिन अब क्योंकि ये लोग ज्यादा पावरफुल थे, ज्यादा पावरफुल कंपटीटर्स थे इनके, तो पोर्तुगल को मजबूरी में इनके सामने झुकना पड़ा। डच और इंग्लिश जो थे इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे, ज्यादा कंपल्शन थे कि ये अपनी को एक्सपेंड कर सकें ओवरसीज में, और इसी इनके पास इतनी पावर थी कि इन्होंने पोर्तुगीज का जो विरोध था उसको भी जीत लिया। सिर्फ गोवा जो है वो पोर्तुगल के पास बचा, लेकिन गोवा भी अपनी इंपॉर्टेंस एज अ पोर्ट खो चुका था जब से फॉल हुआ विजयनगर एम्पायर। दूसरा, जो स्पाइस ट्रेड था अब वो जो है डच के कंट्रोल में चला गया था। गोवा की जगह जो ब्राजील था अब वो इकोनॉमिक सेंटर बन गया था ओवरसीज एम्पायर का, पोर्तुगल का। और 1683 में लगभग 2 नेवल असॉल्ट्स हुए होंगे। मराठास जो थे उन्होंने गोवा को जीत लिया। सिग्निफिकेंस क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी पोर्तुगीज की? मेनली जो यूरोपियन एरा है, खासतौर से जो इमर्जेंस हुई नेवल पावर की, वो इनके टाइम पर हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई फॉरेन पावर जो है इंडिया आई सी रूट के थ्रू। दूसरा, इनके जो शिप्स थे उनमें कैनन्स होती थी। ये जो है फोर्स के थ्रेड की मदद से इन्होंने अपनी जो ट्रेड था उसके ऊपर एक तरह से मोनोपोली हासिल कर ली थी। पोर्तुगीज की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी कि ये कभी भी रूल्स को नहीं मानना चाहते थे, और अगर मानते भी थे तो खुद के रूल्स को छोड़ के बाकी किसी के रूल्स नहीं मानते। ये चाहते थे कि इनका हर एक उसमें जो है डिसाइसिव एडवांटेज मिले, चाहे वो इंडियंस के ऊपर हो, चाहे जो इंडियन ओशियन का ट्रेडिंग सिस्टम है उसके ऊपर।
अब जैसे 16th सेंचुरी का जो मलाबार है उसमें पोर्तुगीज ने बहुत ज्यादा मिलिट्री इनोवेशन दिखाया, बॉडी आर्मर का इस्तेमाल किया, मैच लॉकमैन और गन्स का। यहाँ तक कि इनका योगदान रहा है कि मुगल्स ने जो है फील्ड गन्स इस्तेमाल करी, आर्टिलरी ऑफ द स्टरप्स था, ड्रिलिंग हुई, जो ड्रिलिंग ग्रुप्स होते हैं इन्फेंट्री के, उस सिस्टम के जो है इनका योगदान था। ये सब का सब बेस्ड किस पे था? स्पेनिश मॉडल पे। 1630 में इसको लाया गया था ताकि जो डच का प्रेशर है उसको काउंटर किया जा सके। फिर इसी प्रैक्टिस को अपनाया फ्रेंच और इंग्लिश ने, बाद में मराठास और सिख्स ने, और ये जो है नए टूल्स बन गए जो एम्पायर थी इंडिया के अंदर उसके। फिर पोर्तुगीज जो है मास्टर्स माने जाते हैं, जो इम्प्रूव टेक्निक्स थी सी के अंदर, उसके लिए जो है सी से रिलेटेड उसके मास्टर माने जाते हैं। मल्टी डेक शिप्स थे जो बहुत ज्यादा हेवीली कंस्ट्रक्टेड थे, इसी वजह से ये हेवी आर्मामेंट्स ले जा सकते थे। इन्होंने कासल प्रो एंड स्टर्न का इस्तेमाल किया। इंडियन बिल्डर्स ने जो है इन दोनों को अपनाया खुद के यूज के लिए। फिर ये लोग स्किल्ड थे, इन्होंने रॉयल आर्सेनल्स का क्रिएशन किया, डॉकयार्ड्स का मेंटेनेंस करते थे, जो रेगुलर सिस्टम होता है पायलट्स का, मैपिंग करते थे, बाई चांस जो स्टेट फोर्सेस हैं उनका प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग के अगेंस्ट इस्तेमाल करते थे। मुगल्स और मराठास दोनों ने बहुत कुछ सीखा पोर्तुगीज से, पर उनसे तो सीखा ही, इसके अलावा जो यूरोपियंस में कहा जाए तो डच और इंग्लिश से एशिया में इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा। फिर पोर्तुगीज का जो एक योगदान रहा है रिलीजियस परसिक्यूशन को लेकर, वो इतना ज्यादा था कि इनकी जो क्रुएलिटी थी ना, वो सब लोग जो हैं वो सबसे ऊपर हो गई और बाकी सब कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैं इनके वो सब एक तरह से पीछे रह गए। इसके अलावा जो इनके मिशनरीज थे, चर्च थे, वहां पर जो है ना उन्होंने एक्ट ऐसे किया जैसे मानो वो टीचर्स हैं, पैट्रन्स यानी सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने आर्ट्स जो पेंटर्स की है, कार्वर की है, स्कल्पटर की है, उसको खूब सपोर्ट किया। म्यूजिक के लिए ये लोग एक इंटरप्रेटर्स के तौर पे थे, खाली पोर्तुगीज के लिए ही नहीं बल्कि जो यूरोपियन आर्ट इंडिया आई उसके लिए। इसके अलावा इनका जो आर्ट होती थी सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ की, वो भी इन्होंने बहुत ज्यादा फ्लरिश कराई गोवा के अंदर। साथ साथ फ्रेटेड फॉलिएज वर्क और जो मेटल वर्क जिसमें खासतौर से ज्वेल्स एम्बेडेड होते थे, ये वाली आर्ट को इन्होंने बहुत अच्छे से गोवा में फ्लरिश किया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस थी कि इनके जो इंटीरियर होते थे चर्चेस के, खासतौर से पोर्तुगीज के, उनमें बहुत ज्यादा हैवी वुडवर्क होता था, स्कल्पचर्स होते थे और पेंटेड सीलिंग्स होती थी। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो आर्किटेक्चरल प्लान था वो बिल्कुल ही सिंपल होता था।